हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुकैया अंसारी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, डेवलपमेंटल हमने जो डिबेट्स पढ़े हुए थे और एडोलसेंस पढ़ा हुआ था, हमने डेवलपमेंट टास्क पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बस आज हमारी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है जो हम आपको ऑन पेपर एक्सप्लेन करके उसको एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी यूनिट फर्स्ट इसका लास्ट टॉपिक है आज, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। हमारा जो कह सकते हो सामाजिकरण जो है से एक या हम कह सकते हैं 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की क्या भूमिका है। सबसे पहले जानने से पहले प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण को जानने से पहले जानते हैं कि समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या है। हम कह सकते हैं समाज जो होता है ना, समाज जैसे कि एक बच्चा जो है जब वो जन्म लेता है तो उसका पहला समाज उसका परिवार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। ठीक है, उसका पहला विद्यालय जो है उसका परिवार होता है। वो हर चीज़ सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, फिर वो अपने परिवार से सीखता है। इस तरह वो जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसकी आयु बढ़ती है, तो वो सारी चीज़ें अपने आस पड़ोस से सीखता है, अपने विद्यालय से सीखता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये शुरुआत कहाँ से हुई, उसके परिवार से। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हमारे घर में क्या होता है, हमारे परिवार में जो संस्कृतियाँ हैं, किस तरह से हम लोग उठते हैं बैठते हैं, किस तरह से हम सभ्यता के साथ दूसरों का सम्मान करते हैं, ये सब समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण जो है अपने आप को एक कह सकते हो सामाजिक दायरे में डालना, या हम कह सकते हैं अपने आप को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करना समाजीकरण कहलाता है। समाज में जो कह सकते हो रूल हैं, नियम हैं, कानून बने हुए हैं। कुछ लोग धर्म में, कुछ संस्कृतियां जो हैं अलग अलग तरह से अपने अपने नियम बनाए हुए हैं। इस तरह शादी विवाह होंगे, इस तरह बच्चे पढ़ेंगे, इस तरह सुबह उठना है, इस तरह हमें अपने दैनिक जीवन के काम को करना है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है ये होती है हमारी जन्म से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण है समाज में जो संबंध है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त होना ही समाजीकरण है। मतलब जो हमारे सामाजिक संबंध है, जो हमारी सोशलाइजेशन है, वो परिपक्व हो, मैच्योर हो जाए, हम उनके अकॉर्डिंग ढल जाएं। कि जैसे कि समाज में कुछ नियम कानून हैं, वो नियम कानूनों को हम मानने लगें और उनका अनुसरण करने लगे, उन्हीं के अनुसार हम चलने लगें, तो वो कहलाती है समाजीकरण। ठीक है, तो वही एग्ज़ाम में एक पैटर्न रखा गया है, एक यूनिट रखा गया है, रोल ऑफ यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक रखा गया है, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। समाज में जो कह सकते हो नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, कुछ हमारी विचारधाराएं हैं कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह हमें अपने दैनिक जीवन को कार्यों को करना है। तो इन सब में क्या कह सकते हैं, हमें इंटरनल आंतरिक करने की प्रक्रिया, मतलब ये सारे व्यवहार को अपने व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया है समाजीकरण। जैसे कि हमें रोड रूल्स का पालन करना है, हमें कह सकते हो बियर हेलमेट पहनकर बाइक चलानी है, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक जो हैं वो उन्हें कह सकते हो ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मानदंड निर्धारित किए गए हैं समाज में। तो वही मानदंडों को मानना, विचारधाराएं हैं, हर एक संस्कृति अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन सबको आंतरिक बनाने की प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है, हर समाज की अपनी आचार संहिताएं, नियम कानून और मूल्य होते हैं। मतलब जो समाज होता है उसके कोड्स ऑफ कंडक्ट, मतलब कह सकते हो हर सबकी अपनी अपनी एक आचार संहिता होती है कि तुम्हें ये काम करना है, अगर तुम इस दायरे से बाहर जाते हो तो हमारे समाजीकरण से आप बाहर निकल जाओगे, मतलब समाज के द्वारा आप तिरस्कृत कर दिए जाओगे। ठीक है, जैसे कि आजकल लड़के लड़कियां जो हैं अपनी मर्जी की शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा जो समाज है ना इसको अलाउ नहीं करता है, इसको स्वीकृति नहीं देता है। तो हमारे आचार संहिता बनी हुई है कि आपको इनको मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। कुछ नियम है, कानून बनाए गए हैं, वैल्यूज़ बताई गई हैं हर एक चीज़ की, तो महत्व बताया गया है। तो इन सबको मानना क्या है, समाजीकरण है।
ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हर संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में और वांछनीय अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती है। मतलब जो संस्कृति होती है, हमें हर संस्कृति जो होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी धार्मिक संस्कृति, हिंदू धर्म की संस्कृति, मुस्लिम धर्म की संस्कृति, हम कह सकते हैं क्रिश्चियन धर्म की संस्कृति, सभी जो संस्कृतियाँ होती हैं हर एक धर्म की, वो हमें सही और गलत का पहचान कराती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म की या मुस्लिम जो वर्ग है उनकी, या फिर हम कह सकते हैं क्रिश्चियन वर्ग की, हर एक धर्म की अपनी अपनी कह सकते हो कुछ स्पष्ट नीतियाँ होती हैं। स्पष्ट नीतियाँ जो होती हैं वो ये होती हैं कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है। हर धर्म हमें बताता है कि क्या काम सही है और क्या काम गलत है। ठीक है, हमें उनको करना चाहिए, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, हर एक धर्म हमें बताता है, निर्धारित करता है कि हमें किन रास्तों पर चलना है। ठीक है, तो यही मतलब है इस थर्ड पॉइंट का कि हर संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि गहन समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गहन समाजीकरण, लिखा है इंटेंस ऑफ सोशलाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं कि इंटेंस ऑफ सोशलाइजेशन। गहन समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में स्टार्ट होती है, तो होती है किशोरावस्था में। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समाजीकरण के प्रकार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है टॉपिक चल रहा है, समाजीकरण के प्रकार। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम कह सकते हैं हमारा KVS रीड, हर एक एग्ज़ाम में समाजीकरण जो है, क्योंकि समाजीकरण के बिना हम अधूरे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो समाजीकरण के प्रकार क्या हैं? प्रत्याशात्मक समाजीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मतलब हम कह सकते हैं किसी, जैसे कि हमारे कह सकते हो धर्म में या हमारे कह सकते हो संस्कृति में कुछ रूल बनाए गए हैं, ठीक है, तो हम उसमें ढल गए। कुछ अलग से हम कह सकते हैं अगर हम समाज के लिए कुछ कर सकें, ये तो हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, कुछ अलग से कुछ ऐसे काम जो समाज के लिए हों, जैसे कि बाल विवाह जो है, ठीक है, जो बाल विवाह है या इसको रोकना, तो ये क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें हमने जो रोकने का एक कह सकते हो NGO जो लोग चला रहे हैं इसको रोकने के लिए, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, ठीक है, तो जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनमें हम पार्टिसिपेट कर लें। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या कुछ नीतियाँ चलाई जा रही हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर लें और समाज का एक कह सकते हो अहम हिस्सा बन जाएं, या हम कह सकते हैं समाज के कल्याण के लिए हम कुछ काम करें, तो वो कहलाता है हमारा प्रत्याशात्मक समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मतलब हम किसी में पार्टिसिपेट करें अलग से। ठीक है, दूसरा है पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। क्या होता है? रीसोशलाइजेशन होता है, देखो हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं, जन्म से ही सामाजिक प्राणी बन गए हैं, लेकिन रीसोशलाइजेशन का क्या मतलब है? रीसोशलाइजेशन का मतलब है कि एक लड़की जो है वो अपने घर में रहती है, वो अपने घर की समाज, संस्कृति, रूल, कब उठना है, कब जागना है, कब क्या काम करना है, ये सारी चीज़ों को करती है। ठीक है, किस तरह उसको अपनी शिक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, ये सब काम करती है। लेकिन वो शादी के बाद जब अपनी ससुराल जाती है तो वहाँ के रूल्स, नियम, कानून अलग होते हैं, वो उसे अपनाना पड़ते हैं। तो उसका समाजीकरण जो है पहले कुछ और था, लेकिन जब किसी दूसरे परिवार में गई तो उसका क्या कह सकते हो समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन हुआ, पुनः वो समाजीकृत की गई, तो ये कहलाएगा हमारा रीसोशलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि आप जो हैं कोई टीचर के व्यवसाय में हैं, आप शिक्षक हैं, तो आपकी सोशलाइजेशन कैसा हो रहा है कि आपको स्कूल में जाना है, बच्चों के साथ जुड़ना है, उसी टाइमिंग में आपको काम करना है, तो ये कहला रहा है पुनः समाजीकरण। जब आप आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं टीचर को छोड़कर, तो फिर आप कह सकते हो वो आर्मी में रूल क्या है कि आपको 24 आवर्स देश की सेवा के लिए लगे रहना है। ठीक, आपका अलग से मतलब दूसरों के कल्याण के लिए अपना भला त्याग कर हमें एक कह सकते हो अलग ही सामाजिक दायरा विकसित करना है, तो ये क्या कहला रहा है? पुनः समाजीकरण। ठीक, समझ आया आप सबको? आई होप पसंद आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रोफेसर जॉनसन ने एक डेफिनेशन दी है जिसको हम जानते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन की प्रक्रिया को सीखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि समाज में जो भी भूमिकाएं होती हैं,
जो भी कह सकते हो नियम कानून है उनको हमें कैसे फॉलो करना है, उनका यूज़ कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, ये सारी प्रोसेस को सीखा जाता है समाजीकरण के द्वारा। ठीक, ये जॉनसन कह रहे हैं हमारे। जॉनसन की पुस्तक का नाम है अ सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जॉनसन की पुस्तक का नाम क्या है? अ सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। ठीक, इन्होंने ही प्रोफेसर जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 4 चरण बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं 4, कि मतलब किस किस स्टेप से बच्चा गुजरता है और उसका समाजीकरण होता है। तो पहली स्टेज बताई इन्होंने मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। ठीक है, ये होती है हमारी जन्म से 1.5 वर्ष। इसे प्राथमिक परिचय की अवस्था भी कहा जाता है। कहने का मीन्स ये है कि बच्चा जो है वो सबसे पहले एक परिवार में जन्म लेता है। परिवार में जन्म लेने के बाद जन्म से 1.5 वर्ष में बच्चा अपनी माँ से घुल मिल पाता है। यहाँ ओरल स्टेज में बताया है कि बच्चा सिर्फ जो है अपना, ऐसा कह सकते हो, माँ से जुड़ पाता है। प्राथमिक स्टेज भी कह सकते हैं इसको, मौखिक अवस्था को। इस अवस्था में बच्चा जो है माँ का स्तनपान करना, या हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो है सकिंग वगैरह का जो स्टेज होता है, कोई भी चीज़ उठाकर मुंह में रख लेना, ये सारी चीज़ों से बच्चा जो होता है वो सीखता है। मौखिक अवस्था कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ओरल स्टेज। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया है अव्यक्तता की अवस्था, एनल स्टेज। 1.5 से 3 वर्ष की होती है ये स्टेज। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो पूरी तरह अपने परिवार से जुड़ जाता है, परिवार का एक कह सकते हो सदस्य बन जाता है अव्यक्तता की स्टेज में 1.5 से 3 वर्ष में। ठीक है, परिवार के सदस्यों को जानने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा एनल स्टेज, अव्यक्तता की स्टेज। इसमें बताया गया है कि बच्चा जो है किस तरह शौचालय का प्रशिक्षण भी लेता है अपनी माँ से, इसमें वो प्रशिक्षण सीख जाता है। ठीक, थर्ड स्टेज में बताया गया है कि गुप्त अवस्था क्या होती है, लेटेंसी स्टेज। 3 से 13 वर्ष लेटेंसी स्टेज होती है कि बच्चा जो है एक परिवार का तो सक्रिय सदस्य था ही, लेकिन वो विद्यालय का भी एक सक्रिय सदस्य बन जाता है इस अवस्था में, गुप्त अवस्था में। लेटेंसी स्टेज, हमारे प्रोफेसर जॉनसन ने गुप्त अवस्था को लेटेंसी स्टेज इसलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो समलिंग के प्रति आकर्षित होता है। मतलब लड़कियां जो होंगी वो लड़कियों से ही अट्रैक्ट होंगी, आकर्षित होंगी, और जो लड़के होंगे वो लड़कों से ही आकर्षित होंगे। मतलब समलिंग के प्रति आकर्षित हो जाता है। यहाँ पे जो सेक्सुअलिटी होती है, जो कह सकते हो यौवनारंभ होता है, जो सेक्सुअलिटी होती है वो थोड़ी शांत रहती है। तो इसीलिए इस अवस्था को प्रोफेसर जॉनसन ने गुप्तावस्था कहा है, लेटेंसी स्टेज कहा है। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था, एडोलसेंस 14 से 19 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा जो है समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, और कह सकते हैं गहन समाजीकरण की भूमिका इस अवस्था में बच्चा निभाता है। किशोरावस्था में अच्छी खासी समझ हो जाती है उसे किशोरावस्था में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि समाजीकरण जो है, गहन समाजीकरण, अच्छे बुरे की समझ हो जाती है, क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। यदि समाज में कुछ नियम कानून इस तरह के बनाए गए जो बच्चे के लिए अच्छे नहीं है या उसके लिए अच्छे नहीं है, तो उसके विरोध भी चला जाता है। तो यहाँ पर एक उच्च स्तर की समाजीकरण की भूमिका उसके अंदर आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है, हम कह सकते हैं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। लड़के लड़कियों से और लड़कियाँ लड़कों से आकर्षित होती हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये स्टेज जो स्टेप बताए गए हैं वो समझ आए होंगे। मौखिक अवस्था में तो जैसे कि हम कह सकते हैं माँ का फीडिंग, स्तनपान करना, ये सारी चीज़ें सीखता है, उससे माँ से ही कनेक्ट रहता है। और एनल स्टेज में प्रशिक्षण सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग का। ठीक है, बच्चा परिवार से जुड़ने लगता है, परिवार के सदस्यों को जानने लगता है। लेटेंसी स्टेज में परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है और वो समलिंग के प्रति आकर्षित होता है। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चा समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है, उसकी गहन समाजीकरण उसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा किशोरावस्था, जो 14 से 19 वर्ष होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजीकरण के घटक कितने होते हैं। तो 4 घटक बताए गए हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में। जो 4 घटक हैं, पहला है अनुकरण करना। बच्चा सबसे पहले अनुकरण का मतलब होता है देख कर सीखना। बच्चा अपने परिवार से जो उसके संस्कृति में जो चीज़ें होती होंगी, उसके धर्म में जो चीज़ें होती हैं, हमारे धर्म में, हम उनको देख कर सीखते हैं सबसे पहले बच्चे में। ठीक है, जैसे कि मम्मी जो है वो माता पिता के अपने पैर छूती हैं, सुबह उठती हैं, प्रणाम करती हैं। इस तरह से वो अनुकरण करके देखता रहता है और उसी तरह अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाता है और अपनी सामाजिकता को सीखता है। दूसरा, सजेशन के द्वारा उसे पता चलता है क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, सुझाव उसे दिए जाते हैं, इसके द्वारा समाजीकरण सीखता है। उसे बताया जाता है कि बेटा आपको किस तरह अपने कामों को करना है, किस तरह समाज से जुड़ना है। ठीक, तीसरा है पहचान,
समाज में बच्चा एक अपनी पहचान बनाता है, आइडेंटिफिकेशन बनाता है, हम कह सकते हैं समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। ठीक है। जैसे कि किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो उसे कभी माता पिता कह देते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। जब कोई बड़े की तरह बोलता है कि नहीं हमें घर से बाहर जाना है अकेले, तो बोला जाता है कि नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो, इतने बड़े कहाँ हो। तो बच्चा अपनी पहचान ही नहीं समझ पाता है कि हम बड़े हैं या छोटे। तो समाज में अपनी एक पहचान भी विकसित करना समाजीकरण का फैक्टर माना जाता है, एक कारक माना जाता है पहचान। भाषा, लैंग्वेज, ये तो कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है भाषा, जो हमें समाज से जोड़ती है, हमारी संस्कृति से जोड़ती है हमारी भाषा। ठीक है। तो इस तरह से 4 फैक्टर हुए हमारे अनुकरण करना, सुझाव, पहचान और भाषा। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। समाजीकरण जो है, पहली विशेषता बताई गई है कि जटिल प्रक्रिया, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है आसान नहीं है कि भैया आपने जन्म लिया और तुरंत तुरंत एक समाज के सदस्य बन गए, सक्रिय सदस्य बन गए। ये कह सकते हो जन्म से स्टार्ट हो जाती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ कह सकते हो हम संघर्ष भी हमें देखने को मिलते हैं समाज में। ठीक है। तो एक जटिल प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी नहीं आ जाती है, बहुत आसान से नहीं आती है, हमें से सीखने में हमें पूरी कह सकते हो पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भी होती है, हम सामने से भी चीज़ें सीखते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से भी सीखते हैं। ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है, उसको शिक्षा दी जा रही है, तो ये भी समाजीकरण का फैक्टर है। लेकिन बच्चों को जब साथ में बिठा दिया जाता है तो हम कह सकते हैं बच्चे सहयोग की भावना सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना, बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, मतलब सामने भी हो रही है और कुछ कह सकते हो आपके अप्रत्यक्ष भी हो रही है। ये औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा विद्यालय में होता है तो वो औपचारिक तरीके से सीखता है, कैसे उठना है, बैठना है, किस तरह स्कूल टाइम से आना है, टाइम से जाना है, अपने गुरुओं का सम्मान करना है, शिक्षकों का सम्मान करना है। तो ये औपचारिक सिखाया जा रहा है उसे समय में, उसे पाठ्यक्रम के आधार पर। अनौपचारिक क्या होती है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी माँ उसे किसी भी तरह से कह सकते हो शिक्षा दीक्षा देती रहती है कि बेटा आपको ये करना है, बेटा आपको इस तरह से हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है। तो ये कहलाती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। तो ये समाजीकरण औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। विद्यालय में जब बच्चा लेता है तो औपचारिक होती है, विद्यालय से बाहर होता है, मतलब हम कह सकते हैं परिवार में रहता है, पास पड़ोस में रहता है, हम कह सकते हैं साथी समूह के साथ रहता है, तो ये प्रोसेस कैसी होती है, प्रक्रिया अनौपचारिक होती है। नेक्स्ट है हमारा सीखने की प्रक्रिया। हम समाजीकरण से सीखते हैं, कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, समाज में कौन से नियम कानून है, क्या सही नियम कानून है, किन चीज़ों को हमें महत्व देना है, किन हमें आचार संहिताओं को मानना है। तो ये कैसी है, सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है। जन्म से ही बच्चा एक सामाजिक प्राणी होता है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सामाजिक जो कह सकते हो समाजीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता कब आती है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितना समझ आया है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें तीव्रता कब आती है। ठीक है। चलिए, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इन्हें आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सांस्कृतिक आत्मसात करने की प्रक्रिया, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो संस्कृतियां हैं उनको हम ग्रहण करते हैं, वो हमें सिखाते हैं किस तरह हमें रीति रिवाजों को मानना है और इनको अपने व्यवहारों में ढालना है। तो समाजीकरण की जो विशेषता है पांचवी, वो क्या है, सांस्कृतिक आत्मसात करने की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया है, मतलब हम कह सकते हैं हमारे जो रिलीजियस कम्युनिकेशंस होता है, हमारे पारंपरिक संचार होता है, उसकी प्रक्रिया है। हम जो सीखते हैं वो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाते हैं। तो ये सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया है। हमने जो सीखा, हमने अपने शिक्षकों से जो सीखा वो हम आपको सिखाएंगे, आप जो सीखेंगे वो आगे जो भी कह सकते हो आप जिन्हें भी सिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। ठीक। नेक्स्ट है समाजीकरण की इकाइयाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनेगा। एजेंसी क्या होती है सोशलाइजेशन की, इसको एजेंसी के फॉर्म में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करिए। पहला है हमारा
एजेंसी, प्राथमिक इकाई, प्राइमरी एजेंसी। ठीक है, तो ये तो अभी हमारा कह सकते हो केबीएस का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि समाजीकरण की प्राथमिक इकाई क्या होती है, तो वो होती है हमारी परिवार। ठीक है, आस पड़ोस में मैंने इसलिए सर्कल लगाया हुआ है क्योंकि कभी कभी आस पड़ोस जो है वो द्वितीय फैक्टर में भी चला जाता है, सेकेंडरी एजेंसी में चला जाता है। हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। अगर उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा बेटा आप लोग एक चीज़ याद रखें कि नहीं के रूप में क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आई होप आपके एग्ज़ाम में भी नहीं के आशा है कि मिल सकते हैं। पूछा क्वेश्चन ये है कि समाजीकरण की प्राथमिक इकाई नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बना है। ऑप्शंस, पहला है कि परिवार, दूसरा है आस पड़ोस, तीसरा है समवय समूह और चौथा है विद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन क्या किया था कि समाजीकरण की प्राथमिक इकाई नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा विद्यालय। तो इस तरह से ऑप्शंस बनेंगे, इसीलिए मैंने आस पड़ोस में अंडरलाइन कर दिया है कि प्राथमिक फैक्टर में भी रहता है और द्वितीय फैक्टर में भी चला जाता है कभी कभी, और द्वितीय फैक्टर में तो विद्यालय हमेशा ही रहेगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। हमारा द्वितीयक इकाई सेकेंडरी एजेंसी कौन सी कही जाती हैं? विद्यालय होते हैं। मीडिया होता है, हम कह सकते हो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, हमारे चर्च, मस्जिद, मंदिर, ये सब हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं। इंटरनेट, हम कह सकते हैं मोबाइल, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कंप्यूटर, ये द्वितीयक इकाई में जाते हैं जो बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें और भी देख लेते हैं। सक्रिय एजेंसी क्या है और निष्क्रिय एजेंसी क्या है? जो बच्चे को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, और निष्क्रिय होती हैं जो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे कि सक्रिय विद्यालय, डायरेक्ट बच्चा और विद्यालय के बीच कांटेक्ट होता है। खेल में बच्चा और कह सकते हो स्पोर्ट्स के गेम के बीच में उसका कांटेक्ट होता है। फैमिली, परिवार से बच्चा डायरेक्टली जुड़ा रहता है प्रत्यक्ष रूप से, एक्टिव मेंबर रहता है। पीयर्स, अपने कह सकते हो साथी समूह से बच्चा जुड़ा रहता है, तो ये उसकी सक्रिय एजेंसियाँ होती हैं। हॉस्पिटल से बच्चा डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को प्रभावित करती हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, बच्चा कभी जाता है कभी नहीं जाता है, लेकिन ये फिर भी प्रभावित करती हैं। मास मीडिया, हम कह सकते हैं जैसे कि इंटरनेट वगैरह हो गया, ठीक है, हम कह सकते हैं जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इससे बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, कभी कभी जुड़ता है, तो ये हम कह सकते हैं ये उनको निष्क्रिय रूप से बच्चे को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको पैसिव एजेंसीज कहा गया है। चलिए अब देखते हैं, कुछ समाजीकरण के 3 स्तर बताए गए हैं जिनको देखते हैं। माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन, मतलब सूक्ष्म स्तर का समाजीकरण, ये बताया गया। जैसे कि परिवार, मतलब एक कह सकते हो जो बच्चे पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालता है। परिवार, साथी समूह और पास पड़ोस, ये बच्चे पर डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन कहा गया है। बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, यहीं से अपने समाजीकरण की भूमिका सीखता है और एक सामाजिक सदस्य बनता है। यहीं से उसका सामाजिक दायरा पता चल जाता है, उसके परिवार से, उसके आस पड़ोस से, उसके साथी समूह से। ठीक है, दूसरा है मेसो लेवल, मध्य स्तर का समाजीकरण, हम कह सकते हैं 50% जो होता है वो अपनी सामाजिकता विद्यालय से सीखता है। ठीक है, और धर्म से सीखता है और सामाजिक शिक्षा से, सोशल हम कह सकते हो क्लासेस से सीखता है बच्चा। जैसे कि धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, कोई पूजा पाठ वगैरह हो रही है, इनसे बच्चा सीखता है, तो वो होता है मेसो लेवल सोशलाइजेशन। मैक्रो लेवल सोशलाइजेशन क्या होता है? जो व्यापक स्तर का समाजीकरण होता है, जैसे कि वैश्विक समुदाय, ग्लोबल कम्युनिटी, जैसे कि हम कह सकते हैं रशिया में या फिर हम कह सकते हैं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ये जो है ये एक व्यापक स्तर का समाजीकरण है। ये वैश्विक समुदाय जो है ये बच्चे पर समाज प्रभाव डालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि हम कह सकते हैं रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। बच्चे एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं और उसी तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, बच्चा देखता रहता है और उसी को मतलब दिन में 3-4 बार बोलेगा कि, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा मोबाइल, हमारा फेसबुक, हम कह सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल नेटवर्किंग जो होती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, ये तो सोशल नेटवर्किंग है जिससे बच्चा जो होता है समाजीकृत होता है। ठीक है, लेकिन आजकल हम कह सकते हैं इनको सोच मान लेंगे क्योंकि बच्चा मोबाइल जो है, मोबाइल के बिना उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, ये समझ लो। अब नेक्स्ट देखते हैं, परिवार जो है समाजीकरण को और क्या क्या, कैसे बच्चे के समाजीकरण को और क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं? जैसे कि परिवार तो करता ही है, शिक्षा भी बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करती है। औपचारिक शिक्षा,
अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा बच्चा विद्यालय से लेता है, अनौपचारिक शिक्षा अपने आस पड़ोस परिवार से, लाइब्रेरी से, और निरौपचारिक शिक्षा हम कह सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे कि हमारा यूट्यूब, हमारा इग्नू से वाली शिक्षा, ये होती है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। तो इससे भी बच्चा समाजीकृत होता है। धर्म से, हमारे धर्म में क्या रीति रिवाज हैं उनका पालन करके बच्चा सीखता है। भाषा से, भाषा हमारे समाज में दूसरी भाषा है, दूसरे समाज में अलग भाषा होगी, तो बच्चा जो है अपनी भाषा के अनुसार समाजीकृत होता है। हम कह सकते हैं हमारी आर्थिक स्थिति जैसी होगी, हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा रहन सहन होगा, उसी की तरह हमारा पालन पोषण होगा, तो हमारा समाजीकरण भी वैसा ही होगा। ठीक है। एक कह सकते हो एक अमीर परिवार का बच्चा और एक गरीब परिवार के बच्चे दोनों के सोशलाइजेशन में फ़र्क होगा, अंतर होगा, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति का अंतर है। मीडिया, हम कह सकते हो हमारा यूट्यूब, हम कह सकते हैं हमारा फेसबुक, हमारा नेट, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें भी बच्चे को समाजीकृत करती हैं। तो इस तरह हमारा समाजीकरण का एक बड़ा टॉपिक जो हमने बहुत ईजी वे में आपको समझाया। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करना, जिससे मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसे जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको भी आप इस कह सकते हो वीडियो को शेयर करें, जिससे बच्चे जो हैं उनको हेल्प मिल सके। ठीक है। चलिए, अब हम अपना टॉपिक जो है एंड करते हैं, आशा के साथ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। टेंशन ना लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।